हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के डेली करंट अफेयर्स और द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन सेशन में। डेली टॉक सेशन है ये, और हम लोग रेगुलर यहाँ पे करंट अफेयर्स और द हिंदू में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं या और भी न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस में जो मिलते हैं हम उन्हें आपसे डिस्कस करते हैं। तो चलिए, ये एक मुद्दा है जो लगातार ट्रेंड कर रहा है। लोग ट्विटर पे रीट्वीट कर रहे हैं, रीट्वीट करके लोगों को टैग कर रहे हैं। तो इसका एक न्यूज़ में भी डिस्कशंस इसके हो रहे हैं लगातार। नीट जेई का एग्ज़ाम है और उसे पोस्टपोन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इसके लिए लगातार डिस्कशन हो रहा है। तो अभी तक गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया है कि इसे पोस्टपोन किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि बच्चों का एकेडमिक ईयर ख़राब ना हो, इसलिए उन्हें एग्ज़ाम्स देना चाहिए और इसे सक्सेसफुली कंडक्ट भी किया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट कह रही है। बट ऑल दी स्टूडेंट्स जो हैं एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले, मोस्ट ऑफ देम आर प्रोटेस्टिंग। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों का इसका समर्थन भी मिल रहा है कि नहीं, दिस इज़ पैंडेमिक टाइम और इस समय हम लोग रिस्क बच्चों के साथ नहीं ले सकते हैं। बाय द वे कुछ पॉइंट्स हैं आपके लिए डिस्कस कर सकते हैं। फॉर का मतलब है कि एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, अगेंस्ट का मतलब एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। तो फॉर में क्या दिया जा रहा है कि भाई कोविड-19 तो रहेगा ही। आज अगर 2 साल तक रह गया तो क्या 2 साल तक एग्ज़ाम को कैंसिल करोगे? तो इसलिए कह रहे हैं कि ये तो रहना है, इसके साथ जीना सीखना होगा और प्रिकॉशंस के साथ एग्ज़ाम होने चाहिए। फिर कहना है कि नॉर्मलसी भी तो रिस्टोर करनी है। अगर इसी तरीके से एग्ज़ाम को पोस्टपोन करते रहेंगे तो फिर नॉर्मल बिहेवियर कब होगा? लोग हर चीज़ें स्टॉप नहीं की जा सकती हैं ना, अब इट इज़ हाई टाइम नाउ। फिर ये भी कहा जा रहा है कि एकेडमिक ईयर वेस्ट नहीं होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए एग्ज़ाम का हो जाना ज़रूरी है। ठीक है, और ये चीज़ भी कही जा रही है कि डोंट वरी, आपको ज़रूरत नहीं है परेशान होने की, बेटर प्रिपरेशन है कोविड-19 को लेकर के, हर सेंटर पे अरेंजमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कह रही है कि एग्ज़ाम को हो जाने चाहिए। फिर अगेंस्ट में क्यों नहीं होने चाहिए? तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि जो कोविड-19 है वो अब तो पीक पे पहुंच रहा है। आपने तब एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया था जब कोविड-19 एकदम इनिशियल स्टेज पे था। तो आज तो जब 30 लाख से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं तो ये तो पीक पे है, तो अब रिस्क नहीं लिया जा सकता है। फिर कहा गया कि स्टूडेंट को जो एग्ज़ाम दिलाने जाएंगे, स्पेशली गर्ल्स के लिए देखा जाए तो उनके गार्जियंस भी साथ में जाएंगे। तो अब इस तरह से पूरी क्राउड होगी, ट्रैफिक जैम होगा ना, तो ये कहीं ना कहीं परेशानी होगी उनकी, स्टूडेंट के साथ साथ फैमिली की भी लाइफ रिस्क पे है। ठीक है, और ये क्या कहते हैं जो है ठीक टाइम नहीं है। मतलब उनका कहना है कि जब आप जिस चीज़ से गैदरिंग से रोक रहे हो और गैदरिंग ही बाद में करवा रहे हो। ठीक है, मेंटल एंड इमोशनल ट्रॉमा का यहाँ पे सेंस ये दिया जा रहा है कि स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी इन स्ट्रेस, कोचिंग नहीं कर पाए, ठीक से पढ़ नहीं पाए, लॉकडाउन लगा दिया गया। अब उसमें उनके लिए एक अलग से डिलीमा हो जा रहा है कि भाई एग्ज़ाम भी देना है ना। तो दो आई पर्सनली से कि जिनको प्रिपरेशन करनी है वो लगातार प्रिपरेशन कर ही रहे थे, बट अब चूँकि सिचुएशन ऐसी देश में थी तो इसके लिए कुछ पार्ट्स ये भी रखे जा सकते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या कहते हैं मेंटल ट्रॉमा में हैं और वो क्या कहते हैं प्रिपेयर्ड नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ इसके पॉइंट्स थे जो आप समझिएगा। अच्छा, इसके कुछ सोल्यूशन भी हैं। मैं आज डिबेट सुन रहा था, वहाँ पे कहा जा रहा था कि भाई आप एकेडमिक ईयर को, जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी है उसका जो स्टडी टाइम होता है ना वो 180 दिन का होता है, 180 डेज़ होता है, बाकी छुट्टियाँ पूरे साल में निकलती हैं। तो लोगों का सजेशन ये भी है कि रीशेड्यूल किया जा सकता है उसको, जो एकेडमिक ईयर है उसको रीशेड्यूल कर दीजिए। 1 साल में या 2 साल में 3 ईयर का कंप्लीट एग्ज़ाम करवाइए, जैसे भी हो, लेकिन मतलब यू शुड नॉट रिस्क द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इनको रीशेड्यूल किया जा सकता है, अदर ऑप्शंस पे भी हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, बट नॉट लाइक दिस। ठीक है, अगर चाहे तो गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि इसको रोक करके आगे एकेडमिक ईयर को रीशेड्यूल किया जा सकता है। ठीक है ना, और ये भी कहना है चूँकि ये कोविड-19 जो है वो डिफरेंट आदमियों पे ना, डिफरेंट फैमिली पे डिफरेंट इम्पैक्ट डाल रहा है। जैसे जो लोग बहुत सक्षम है दे आर गोइंग टू द प्राइवेट हॉस्पिटल्स और बेटर हॉस्पिटल्स एंड देर गेटिंग ट्रीटमेंट, और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, बहुत सारी ऐसी जगह पे ये चीज़ें स्प्रेड आउट हो रही हैं जहाँ पे क्या कहते हैं उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। अब जैसे फ्लड कहीं पे हो गई है तो फ्लड एक नॉर्मल फ्लू तो चला, उसके साथ साथ ये कोरोना वायरस भी, और कहीं ना कहीं ये मल्टीप्लाई कर दे रहा है उसमें। ठीक है, ये दूसरा एक मामला है। अरुणाचल प्रदेश पासेस रेजोल्यूशन टू ब्रिंग स्टेट अंडर 6th शेड्यूल। कल मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो ये चीज़ आज अरुणाचल प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली में पास भी कर दिया गया।
ठीक है। और ये कहा गया कि ये रिजोल्यूशन जो है कि हिस्टोरिक रिजोल्यूशन है, ठीक है। अगर वो 6 शेड्यूल में चले जाते हैं तो उनके राइट्स को प्रिजर्व किया जा सकेगा, जो ट्राइब्स हैं उनके लिए सेफ गार्ड प्रोविज़न वहाँ पे लागू हो सकेगा, ठीक है। अगला न्यूज़ जो है वो हरिकेन से रिलेटेड है। एक हरिकेन जो है वो लोविशियाना, ठीक है, यूएस का एक स्टेट है, वहाँ पे आया हुआ है और हरिकेन का नाम क्या है, लॉरा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लॉरा नाम पूछ लिया जाता है। हरिकेन के बारे में इतनी ही बात ध्यान रखिए कि हरिकेन एक नॉर्मल, जैसे हमारे यहाँ साइक्लोन आता है वैसे हरिकेन भी है, वैसे ही टाइफून भी होता है अकॉर्डिंग टू इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन देखा जाए। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, साउथ चाइना सी में जो आता है उसको टाइफून कहते हैं। यहाँ पे आप नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और क्या कहते हैं चाइना के हांगकांग, इसके जो एज में साउथ चाइना सी में जो भी तूफ़ान आते हैं ये, उनको टाइफून नाम दिया जाता है। जो इंडियन ओशन में आता है उनको साइक्लोन कहते हैं, और जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के आसपास आता है ये मैक्सिको और अटलांटिक ओशन जिसे आप बोलेंगे, ये अटलांटिक ओशन है, ठीक है। और ये यूएसए है, कनाडा यूएसए इसके पार्ट में। तो ये जो इस पोर्शन में आ रहा है इसे आप बोल रहे हैं हरिकेन आ रहा है, जो इंडियन ओशन में आ रहा है उसे आप साइक्लोन बोल रहे हैं, और जो जापान और साउथ चाइना सी में आ रहा है उसे क्या बोल रहे हैं आप, टाइफून बोल रहे हैं। तो ये डिफरेंट नाम है। तो हरिकेन आया है तो आपके दिमाग में होगा यूएस में ही आया होगा। हरिकेन के बारे में कुछ और चीज़ें आप देख सकते हैं कि हरिकेन जो है एक तरीके से लार्ज स्टॉर्म है, मतलब तेज हवाओं के साथ आता है, और ये एक मतलब बोल दीजिए कि इट इज़ अ स्टॉर्म प्रोड्यूस्ड विंड्स ऑफ 119 किलोमीटर्स ना, लगभग मान के चलिए कि ये 119 किलोमीटर की रफ्तार से जब हवाएं चलती हैं उससे जो स्टॉर्म प्रोड्यूस होता है उसी को आप हरिकेन कहते हैं। ये अक्सर कहाँ पे फॉर्म होता है, ओशियन वाटर, जहाँ वार्म ओशियन वाटर होता है। सीधी सीधी बात है कि वार्म जहाँ पे ओशन वाटर होगा, वो जहाँ वार्म होगा वहाँ से क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। लो प्रेशर क्रिएट होगा तो यहाँ से सारी की सारी हवाएं यहाँ पे एक तरीके से अट्रैक्ट होंगी और ये फिर एक प्रेशर क्रिएट कर देंगी, और इस तरीके से ये एक बड़े तूफान का रूप ले लेगा। फिर ये धीरे धीरे जब आगे बढ़ेगा तो ये लैंड की तरफ जाता है। देन दिस इज़ नोन एज साइक्लोन, हरिकेन एंड टाइफून, ठीक है। तो ये हरिकेन किस पार्ट में आता है मैंने आपको बता ही दिया कि ये यूएसए के पार्ट में होगा। अब ये जब कभी भी हम लोग बात करते हैं हरिकेन की, ठीक है, तो इसके कुछ डिफरेंट ऐसे पार्ट्स दिए गए हैं। मैं यहाँ पे समझाने के पहले आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ये देखिए हरिकेन अगर ये बन रहा है तो यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है ये है, आप देख रहे होंगे आई ऑफ क्या कहते हैं हरिकेन, या स्टॉर्म का जो आई है। आई का मतलब है एक ऐसा प्लेस होगा जिसके चारों तरफ जो है हवाएं पूरी तरह से घूम रही होंगी। एग्जैक्टली ये जो आई होता है ना, ये एक तरीके से ऐसा जोन होता है जहाँ पे एकदम स्थिर चीज़ें बनी रहती हैं। स्थिर बने रहने का मतलब है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होते हैं। जैसे मानिए कि ये पूरा का पूरा जगह है तो इसके चारों तरफ तेज़ी से हवाएं घूम रही होती हैं। तो यहाँ पे जो आई दिया है, आई इज़ द होल और द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, ये सेंटर है, ठीक है। विंड्स आर लाइट इन दिस एरिया, मतलब यहाँ पे बहुत तेज़ी से हलचल नहीं दिखती है, जितनी हलचल है वो आई के चारों तरफ ही दिखती है, ठीक है। और ये भी कहा गया है कि ये जो है इसके ऊपर जो है, जैसे ये पूरा का पूरा मान लीजिए ये आई है तो इसके ऊपर का पूरा का एरिया जो होगा वो बहुत काम रहेगा, वहाँ पे डिस्टर्बेंस ज़्यादा नहीं होंगे। ये जहाँ भी मूव करेगा, आई जहाँ भी जाएगी, मतलब आई के ऊपर का जो स्काई होगा वो क्लियर होगा, उतना क्लाउडी नहीं होगा, क्योंकि उतना क्लाउड का फॉर्मेशन वहाँ पे होगा नहीं, बहुत स्थिर स्टेबल एक तरीके से एयर वहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो आई का वॉल किसे कहते हैं, तो अगर ये आई है तो उसके चारों तरफ जो चीज़ें सराउंड कर रही हैं वो उसे आई वॉल कहते हैं आप, ठीक है। तो आई वॉल इज़ अ रिंग ऑफ थंडरस्टॉर्म, ठीक है। ये जो उसी के चारों तरफ घूमती रहती है, दिस इज कॉल्ड एज आई वॉल, ठीक है ना। और वॉल इज़ वेयर विंड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट, वॉल उसी को बोलते हैं जहाँ पे विंड क्या स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। और रेन बाउंड्स को आप इसका भी पिक देख लीजिए, ये रेन बाउंड्स हैं, रेन बैंड्स, हम सॉरी, रेन बैंड्स का मतलब इन्हें इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे हैविली रेन होती है। अब यहाँ से जब चीज़ें तेज़ी से ऊपर उठेंगी तो यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे खूब बारिश होगी, ठीक है। तो ये हरिकेन के जो है वो पार्ट्स हैं, आई होता है, आई वॉल होता है, रेन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना। तो आप इन्हें ध्यान रखेंगे।
ये हरिकेन जो है एग्जैक्टली बनता कैसे है, तो ये शुरुआत में 119 की स्पीड से नहीं चलता, 119 की स्पीड से नहीं चलता, ये स्टार्ट करता है बहुत ही लोअर स्पीड पे, ठीक है ना। जब ये लोअर स्पीड पे स्टार्ट करता है तो इट इज़ नोन एज ट्रॉपिकल डिप्रेशन, ठीक है ना। आप मानिए कि एकदम लगभग कुल 62 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये स्टार्ट होता है धीरे धीरे, ठीक है। जब ये चलता है फिर ये जब और आगे आता है सो इसकी स्पीड लगभग 63 किलोमीटर हो जाती है। एज इट गोज सराउंड्स एंड सराउंड्स, तो आगे चलते उसकी स्पीड भी बढ़ती चली जाती है। लास्टली जब उसकी स्पीड लगभग 119 किलोमीटर प्रति आवर की होती है देन इट इज़ नोन एज हरिकेन। नहीं तो ये ट्रॉपिकल डिप्रेशन कहलाता है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहलाता है, और फिर बाद में हरिकेन होता है विच इज़ नियरली 119 किलोमीटर पर आवर एट स्पीड, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि हरिकेन, क्या हरिकेन का नाम था, लॉरा याद रखिएगा, कहाँ पे आया है, यूएस में आया है। हरिकेन है तो यूएस में ही रहेगा। टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन सब लगभग एक ही चीज़ें हैं, बस लोकेशन के हिसाब से डिफरेंट मानी जाती हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं, वह आई वॉल और रेन बॉन्ड्स, आपने समझ लिया होगा, ये पिक्चर के माध्यम से भी समझा। और कैसे बनता है, तो अचानक नहीं बनता, ठीक है, धीरे से स्टार्ट होता है लगभग 62 किलोमीटर, फिर उसके बाद और बढ़ता है, फिर उसके बाद और बढ़ता है, राइट। एंड दिस वे इट टेक्स अ ह्यूज शेप ऑफ हरिकेन। दूसरा जो न्यूज़ है आज के डिस्कशन में वो है अटॉर्नी जनरल के बारे में। अटॉर्नी जनरल का एग्जैक्ट डिस्कशन तो नहीं हुआ न्यूज़पेपर में, लेकिन खबर ये है, यहाँ पे आप देखिए तो न्यूज़ जो है वो ये है कि जैसे अभी इस समय जीएसटी का बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है सेंटर और स्टेट को लेकर के, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, तो उसमें जो 14% का कंपेंसेशन एक्स्ट्रा अमाउंट जो सेंटर ने देने के लिए कहा था स्टेट को, अब चूँकि उनका स्टेट का सेंटर का टैक्स कलेक्शन ही कम हो गया है तो वो कंपेंसेशन भी नहीं दे पा रहे हैं, और फिर भी टैक्स कलेक्शन कम हुआ है तो रेवेन्यू भी कम जाएगा स्टेट को। तो स्टेट डिमांड कर रहे हैं रेवेन्यू, मुझे कंपेंसेशन मिलना चाहिए, ठीक है। अब वेणुगोपाल जो हैं, जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, उनसे पूछा गया कि कंपेंसेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो इन्होंने कहा येस द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड डू इट, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब ये अटॉर्नी जनरल है कौन, इनके क्या पावर्स हैं, क्या करते हैं, इनके बारे में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो अटॉर्नी जनरल जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा मतलब ये जो अटॉर्नी जनरल है ये फर्स्ट लॉयर माना जाता है इंडिया का, देश का प्रथम वकील भी माना जाता है जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और ही मस्ट बी अ पर्सन, वो एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन किसकी रखता हो, सुप्रीम कोर्ट के जज की रखता हो, मतलब उतना योग्य होना चाहिए जितना सुप्रीम कोर्ट का जज योग्यता रखता है। तो जो भी आदमी एजी अपॉइंट होगा प्रेसिडेंट द्वारा वो एटलीस्ट उतना योग्य होगा जितना कि एक जज होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे उसमें जज के लिए क्या दिया जाता है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है ना। किसी हाई कोर्ट में या तो जज के रूप में काम किया जाना चाहिए या तो 5 साल तक एडवोकेट के रूप में काम किया जाना चाहिए ना। तो ये कहा गया है जज का कितने साल तक, 5 साल तक रहना चाहिए, और या तो वो एडवोकेट के रूप में 10 ईयर्स तक कहीं पे काम किया हो। तो ये जज बनने के लिए बेसिक चीज़ें हैं कि हाई कोर्ट में मतलब किसी भी एक कोर्ट में 5 ईयर्स का या तो जजमेंट मतलब जज के रूप में काम किया हो, और या तो 10 ईयर्स तक एडवोकेट के रूप में काम किया हो, तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति को प्रेसिडेंट जो है वो अटॉर्नी जनरल नियुक्त करता है, ठीक है। अब उसके बाद जो है एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने मिस कर दिया कि कोई राष्ट्रपति जो है किसी एक व्यक्ति को भी जो है एजी बना सकता है जो उसकी निगाह में एक अच्छा कानून का ज्ञाता हो, एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है जो टर्म है, जो टेन्योर है, कितने साल तक पद पे रहेंगे, ये फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। एक्चुअली ये कहा जाता है कि जो अटॉर्नी जनरल हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। राष्ट्रपति का रेजिग्नेशन होता है तो यूजुअली जो एजी हैं वो भी रिज़ाइन ही कर देते हैं, तो यूजुअली 5 साल तक ही रहते हैं, लेकिन ये टर्म फिक्स्ड रखा नहीं गया है, ठीक है। अभी क्यों फिक्स नहीं है मैं आपको ये भी डिसाइड कर दूंगा अभी आगे चल के। रिमूवल कैसे होगा, कौन इन्हें हटा सकता है, प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करेगा, तो हटाने के लिए भी जो है इनको कोई प्रोसीजर नहीं है, लेकिन हाँ जब भी चाहे राष्ट्रपति इन्हें हटा सकता है। तो इनकी नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति, इन्हें हटाएगा भी कौन, राष्ट्रपति। अटॉर्नी जनरल जो है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, मतलब प्रथम वकील देश का माना जाता है, मैंने आपको बता ही दिया है। इसका अनुच्छेद में वर्णन है 76 में। अब चूंकि इसका वर्णन अनुच्छेद में है इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट या संवैधानिक पद भी कहा जाता है। क्या काम है इसके,
तो इसके सबसे ज़रूरी काम क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देता है किसी भी लीगल मैटर पर जो राष्ट्रपति जानना चाहे, ठीक है, क्योंकि प्रथम वकील है इसलिए वो एडवाइस देता है। इतना ही नहीं, जो भी राष्ट्रपति ड्यूटीज़ उनको लीगल कैरेक्टर में देगा, मतलब उनको जो केसेस वेसेस देंगे वो उसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है, और वो सरकार के वकील के रूप में, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार के वकील के रूप में किसी भी कोर्ट में किसी भी केस के विरुद्ध लड़ेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो है कोई ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा लड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है जब केसेस उपलब्ध होंगे तब ये सरकार का पक्ष लेंगे, लेकिन कभी केसेस नहीं उपलब्ध हैं तो ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं किसी भी कोर्ट में, ठीक है। तो इसका मतलब इसीलिए कहा गया है कि ये कोई गवर्नमेंट पद नहीं है। गवर्नमेंट पद होता तो ये किसी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो इसको गवर्नमेंट सेक्टर के पद में नहीं रखा गया है एजी का पद, ठीक है। ये सरकार के पक्ष में तो रहेंगे ही, प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि प्राइवेट प्रैक्टिस करते समय ये कभी भी सरकार के विपक्ष में खड़े नहीं होंगे, सरकार के ऑपोजिट नहीं खड़े होंगे, ये ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। और इतना ही नहीं, जैसे राष्ट्रपति को अधिकार है 143 के अंतर्गत वो क्या कर सकता है, वो लीगल एडवाइस मांग सकता है, मतलब कानूनी सलाह मांग सकता है, किससे, सुप्रीम कोर्ट से। तो वो राष्ट्रपति तो स्वयं मांगने जाता नहीं है, वो क्या करता है, किस पे एडवाइस चाहिए उसको सौंपता है, किसको, एजी को, और एजी जो है राष्ट्रपति के नाम पर एडवाइस सुप्रीम कोर्ट से मांगता है, ठीक है। तो वो उसको भी रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करता है एजी, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपने फंक्शंस को कंप्लीट करता है, ये जो भी संवैधानिक या नियमानुसार उसको फंक्शन दिए गए हैं वो उसे कंप्लीट करता है, ठीक है। राइट्स और लिमिटेशन क्या है, तो कुछ उसके अधिकार भी हैं। अधिकार ये हैं कि वह आदमी जो है, एजी जो है, वो किसी भी पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में बैठ सकता है, ज्वाइंट सिटिंग में बैठ सकता है, ठीक है ना, उसकी सुनवाई कर सकता है, उसमें बोल भी सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसका मेंबर नहीं है वो। और बैठता इसलिए है, बोल इसलिए सकता है क्योंकि वो फर्स्ट लॉ ऑफिसर है और कानून बन रहा है, तो वो चीज़ों को समझे ताकि आगे चल के वो उस पर सलाह दे पाए। तो बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता, ठीक है ना। और उसे जैसे ही इंजॉयज प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ दैट आर अवेलेबल टू अ पार्लियामेंट, जैसे पार्लियामेंट के सदस्य को जो जो छूट प्राप्त होती है वो एजी को भी प्राप्त होती है। और क्या चीज़ यहाँ पे है, देखिए कि वो किसी भी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस से डीबार नहीं होता। मैंने आपको बताया क्योंकि वो गवर्नमेंट कैटेगरी में नहीं फॉलो होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं कहलाता है, इसलिए वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है। कहा गया उसके पास अधिकार होता है हाउस में बोलने का, बिल्कुल होता है। ही शैल हैव राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स, बिल्कुल हो सकता है, वो कहीं पे भी जाके बैठ सकता है। फिर उसके बाद ही मस्ट हैव सेम क्वालिफिकेशन एज द जज, बिल्कुल सही है। ही इज़ होल टाइम काउंसलिंग, नहीं, होल टाइम का तो है नहीं, वो जब काम होगा तब गवर्नमेंट का काम करेगा, नहीं तो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिन्हें डिस्कस किया गया है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था असम के ट्राइब को कोरोना जो है वो हो गया है। अभी ये अंडमान की एक ट्राइब है जिसकी कुल पॉपुलेशन 59 ही है, उसमें भी 5 लोग को कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए हैं। तो 5 मेंबर्स ऑफ ग्रेट अंडमान ट्राइब्स टेस्ट पॉजिटिव, ठीक है। इसमें से 4 मेन हैं और 1 वुमेन को पाया गया है जिसे आइसोलेशन फैसिलिटी में रखा गया है, ठीक है ना। ये कहाँ की, अंडमान निकोबार की एक वल्नरेबल ट्राइब है जिसकी कुल संख्या कितनी बच रखी है, 59 है। 59 में से 5 लोगों को कोविड। अब आप समझ पा रहे होंगे कोविड-19 कितना खतरनाक होता चला जा रहा है। कोरोना वायरस ऐसी ऐसी जगह पे पहुंच जा रहा है जहाँ पे इंस्टीट्यूशन है ही नहीं ना, जहाँ पे तब पर भी सरकार ने इनको प्रयास करके आइसोलेशन में रखा हुआ है। डॉक्टर रॉय ने कहा है कि जो भी व्यक्ति डिटेक्ट हुए हैं उन्हें सारे मेंबर्स को डिटेक्ट जब किया गया तो 5 ऐसे व्यक्ति भी पाए गए जो कोरोना पॉजिटिव थे। ये 5 व्यक्ति को कोरोना कहाँ से हुआ इस बात की जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शहरों में जाके कुछ ऑड काम्स जो हैं वो करते हैं, तो हो सकता है उनके संपर्क में आने से कोरोना वहाँ तक फैला हो। चलिए,
ये अगली खबर है, न्यूज़ में थी आज। स्टेट्स कैन हैव सब ग्रुप्स अमंग SC/STs। ये बड़ा कंसर्न है कि SC/STs के लिए जो प्रोविज़न्स किए गए हैं कि उन्हें रिजर्वेशन दिया जाएगा ताकि उनका लेवल ऊपर हो सके, लेकिन एक नई कहानी बन गई है कि SC/ST के कैटेगरी में भी वो लाभ कुछ ही एक लोगों को मिल पा रहा है, सब लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो स्टेट हैं वो चाहे तो 6 शेड्यूल, वो चाहें तो जनजातियों के अंतर्गत एक सब शेड्यूल बना सकते हैं। SC/ST के अंतर्गत सब शेड्यूल का गठन कर सकते हैं, सब ग्रुप बना सकते हैं, जिसमें ये देख लीजिए किसको सुविधा मिल चुकी है और किसको नहीं मिली है। तो जो डिप्राइव्ड लोग हैं उनको अलग से उनका ग्रुप बना के, ताकि जिनको सच में आवश्यकता है उनके पास क्या कहते हैं सुविधाएँ पहुँचें। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखे। स्टेट्स कैन सब क्लासीफाई शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। जो भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको क्लासीफाई कर दिया जाए। जो सबसे कमज़ोर है, वीकेस्ट ऑफ द वीक दिया है, जो सबसे कमज़ोर है, जिन तक आरक्षण पहुंच ही नहीं रहा है, उनको एक अलग कैटेगरी में रख लो। और द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच लेड बाई जस्टिस अरुण मिश्रा की जो बेंच थी, उन्होंने कहा कि जो रिजर्वेशन है ना, उसने क्या कहते हैं एक तरीके से इनइक्वालिटीज़ पैदा कर दी है रिजर्व कास्ट के अंतर्गत ही। जैसे 100 लोग हैं कोई भी क्या कहते हैं उसमें, और ये सारे के सारे SC हैं, मान लीजिए सबको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन इसमें से 10 लोग ऐसे हैं पढ़े लिखे जो सारी सुविधाओं का लाभ ले लेते हैं, लेकिन 90 लोग पहले जैसे ही रह गए। तो इसीलिए इन 90 लोगों के लिए अलग से ग्रुप बनाओ और इनको दो। जो 10 लोग लगातार सक्षम हो चुके हैं उन्हें आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और ये भी कहा है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आरक्षण ने खुद एक स्ट्रगल बना दिया है, और वो भी कास्ट के अंतर्गत ही। जैसे मैंने कहा 90 लोग एक जैसे रह गए, 10 जो सुपीरियर हो गए हैं ना, वो खुद ही डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं इन 90 लोगों को। तो इसलिए कहा है कि सरकार क्या करे, सब ग्रुप बनाए और उन पर ध्यान दिया जाए। चलिए, तो इस तरीके से ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी जो दी गई। आज काफ़ी लेट हो गया वीडियो रिकॉर्ड करने में, सो सारे मैटर वहाँ पे कंसीडर नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि न्यूज़पेपर में इतने सारे आर्टिकल्स होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर एक साथ डिस्कस किए जा सकते हैं। मैं इस पर ज़रूर सोचूंगा। करंट अफेयर्स के लिए लगातार 20 स्लाइड हो ही जाते हैं, और न्यूज़पेपर के लिए भी एटलीस्ट 20 स्लाइड चाहिए होगी, जिसमें वीडियोज़ बड़े हो जाते हैं और आप वीडियोज़ को नहीं देखते हैं। तो आप ये मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर का अलग अलग वीडियो बनाया जाए, या जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं ऐसे ही चला जाए। ठीक है, कल के वीडियो में मिलेंगे फिर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।